हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस साइंस के मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस के साथ। तो आइए हम बिना समय वेस्ट किए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि अभी तक आपने सभी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पे सभी सब्जेक्ट के संभावित प्रश्नों का समावेश किए हुए हैं और आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होंगे। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए रसायन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण। तो जब इस चैप्टर का सॉल्यूशन दिया था हमने, तो वहां पे हमने बताया था कि समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, कितनों को तो अभी अभिकारक पता नहीं होगा, तो अभिकारक तथा उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वह असंतुलित समीकरण होगा और असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो देखिए, ए है अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप बना अमोनिया, तो ये हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद में दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अभिकारक में नाइट्रोजन कितना है, 2 अणु है और यहां पर भी 2 है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और यहां पर भी 6। तो ये हमारा संतुलित समीकरण का एक उदाहरण हो गया। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। लिटमस जो है हमारा प्राकृतिक सूचक है। मेथिल, ऑरेंज और फिनोथिलीन जो है ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ये हमारे कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसे उपचायक भी कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी कि इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ये है हमारा क्लोरीन, आयोडीन, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है, यानी कि कौन उपचायक है और कौन अपचायक है। अगला प्रश्न, संक्षारण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है। आगे ना, संक्षारण कैसी है, भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय, जिसकी उपयोगिता नहीं है, ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे लोहे का संक्षारण जो है सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक संक्षारित होने वाला धातु कौन है, तो वह है लोहा। और लोहे के संक्षारण से बचने के लिए उसे क्या किया जाए, पेंट कर दिया जाए। यदि हम उसको पेंट नहीं करेंगे तो हम जानते हैं कि संक्षारण सतत प्रक्रिया है और पेंट नहीं करेंगे तो वह क्या हो जा, जब तक वह वस्तु नष्ट नहीं हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी, तब तक संक्षारण की क्रिया होते रहेगा। अब आपके एग्जाम में 2 समीकरण को संतुलित करने के लिए निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। कैसे किया जाता है, इस पे भी हमने आधारित 2 वीडियो को अपलोड किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। यानी कि कैसे संतुलित किया जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा हमने आपको संतुलित करने का प्रयास किया है और बताया है। तो देखिए, यहाँ पे अभिकारक में बेरियम एगो है और यहाँ पर भी बेरियम 1 है और यहाँ पे सल्फेट है SO4 और SO4। एक बात देखिए, यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 है और हाइड्रोजन 2 है, यानी कि दोनों में 2-2 अणु है और यहाँ पे 1-1 है। हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2HCl, अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इधर देखिए कि HCl में क्लोरीन 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यदि हम यहाँ पे 2 लगाए हैं तो 2 तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड का उदाहरण दीजिए या फिर उसका किसे कहते हैं बताइए। तो जब दो परमाणुओं के बीच बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग सहसंयोजी बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सभी की संरचना सूत्र को हमने बताया है। एक क्लोरीन के अणु का बनना, ऑक्सीजन जल का निर्माण किसके द्वारा होता है? सहसंयोजक बंध के द्वारा। अम्ल और क्षार में दो अंतर लिखना है आपको। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो है स्वाद में खारा होता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि भस्म लाल को नीला कर देता है। एक और गुण हो जाएगा, अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है और क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। आइए समजातीय श्रेणी के बारे में जानते हैं, क्या है उसका उदाहरण दीजिए। तो जब कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जिसके सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह रहता है और दो क्रमागत अणुओं के बीच में CH2 मतलब एक वो कार्बन और दो वो हाइड्रोजन का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे ए मीथेन है और ए इथेन, इन दोनों के बीच आते हैं तो एक कार्बन से दो कार्बन हो गया, कार्बन का एगो बढ़ गया एगो, और हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 तो CH2 का अंतर हुआ कि नहीं। उसी प्रकार यदि आप इथेन से प्रोपेन में जाते हैं तो कार्बन 2 से 3 हो गया, एगो कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन 6 से 8 हो गया, तो यहां पर भी CH2 का अंतर होता है। तो आप समझ गए समजातीय श्रेणी क्या है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखिए और जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। तो जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड यानी कि जिंक सल्फेट कहते हैं और एक होता है कैलेमाइन। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जस्ता का। और जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड एवं कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है। जिंक ब्लेड को भार्तन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है और कैलेमाइन को निस्तापन। क्वेश्चन भी पूछा जाता है भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको ऑक्साइड में हम लोग बदलेंगे, तत्पश्चात उस ऑक्साइड को हम लोग बताएंगे। जैसे जिंक ब्लेड को जब हम ऑक्साइड में बदलेंगे तो ये हमारा जिंक यहाँ पर मिल जाएगा और जिंक ऑक्साइड यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब जब हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा तो उस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मिश्रण 2:1 के साथ उचित ताप पर गर्म करने पर जस्ता धातु हमें प्राप्त होता है। इस विधि को कार्बन द्वारा अपचयन कराते हैं। अपचयन यानी कि कार्बन का संयोग होगा, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ करेंगे तो कार्बन और O अपचयित हो जाएगा और जिंक मिल जाएगा। अगला है हमारा प्राकृतिक संसाधनों के संचारण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संसाधन कहेंगे किसे। तो प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन एवं विकास के लिए करता है ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, खनिज पदार्थ, वायु, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक स्रोत हैं। और इसका संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उनकी मित व्ययिता यानी कि उपयोगिता न होने पर भी उसकी बर्बादी जो है उस मित व्ययिता कहते हैं। उपयोग ताकि पर्यावरण के विभिन्न घटकों का उपयोग प्रबंध किया जा सके वो संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है सीमित है परंतु आबादी में वृद्धि एवं मानव स्वभाव के कारण उनका या तो उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। यदि उनकी बर्बादी होती रही तो इससे संसाधन या तो कम हो जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे। फिर प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों की अमानत की तरह है, उनकी समाप्ति या बर्बादी होने से बचाना क्या है? महत्वपूर्ण है। संसाधनों के उपयोग के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का समुचित निपटाना भी क्या है? आवश्यक है। तो इस सीरीज में हमने साइंस के वो भी केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को साथ हमको आपको साथ लेके आए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।